दिस इज सुमित, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डियर लर्नर एकेडमी। एक बार फिर से आप सबका डियर लर्नर एकेडमी में स्वागत है। तो हम बात करने वाले थे किसकी, एनटीपीसी की। ठीक है, एनटीपीसी में हमने बात क्या किया था, इसके जो पहला प्रैक्टिस सेट था इसमें हमने 40 क्वेश्चंस तक कवर कर लिए थे और आपका रिस्पांस भी अच्छा था। इसी को देखते हुए हम आज उसके आगे का क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, यानी आज हम पहले प्रैक्टिस सेट को पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। और आप सभी को बता दें कि एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का और एनटीपीसी जो है अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो था उसकी डेट 20 तारीख तक बढ़ा दी गई है और अंडर ग्रेजुएट की 27 तारीख तक। ठीक है, 20 अक्टूबर तक ग्रेजुएट की और अंडर ग्रेजुएट की जो है 27 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। तो आप लोग जिनका भी डॉक्यूमेंट अभी नहीं कंप्लीट था वो कंप्लीट कराकर जल्द से जल्द फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए, ताकि आप बहुत ही अच्छे तरीके से एग्ज़ाम में बिना किसी झिझक के बैठ सकें। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं अपना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर क्या सा है, 42 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के द्वारा होता है। हमको बताना है कि कौन सा रोग विषाणु के द्वारा होता है। चलिए इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। क्या दिया गया है, ऑप्शन ए कह रहा है क्या, टाइफाइड, ऑप्शन बी क्षय रोग, ऑप्शन सी कॉलरा यानी हैज़ा, या ऑप्शन सी छोटी चेचक। तो इसका जो सही जवाब है वह है क्या आपका छोटी चेचक, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब होगा। वायरस यानी विषाणु द्वारा होने वाली बीमारियों के नाम दिया गया क्या, एड्स है आपका, डेंगू, ज्वर, पोलियो, चेचक, खसरा, रेबीज, चिकन पॉक्स, हर्बीज, गलसोत आदि। ये सब क्या है, वायरस के द्वारा होने वाले रोग हैं। अब यहीं पर देख लेते हैं जीवाणु यानी जीवाणुओं के द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो आपके टिटनेस हैं, हैजा है, टाइफाइड है, क्षय रोग है, निमोनिया, प्लेग, डिप्थीरिया आदि। ये सब क्या है, जीवाणुओं के द्वारा होने वाले रोग हैं। अब यहीं पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या, फफूंदी द्वारा होने वाले रोग। तो फफूंदी के द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से, इसके बारे में देख लेते हैं। दमा हो गया आपका, एथलीट हो गया आपका, फुट हो गया, खाज हो गया, गंजापन हो गया, ये सब के कौन से हैं, ये सब फफूंदी के द्वारा होने वाले रोग हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। एक बात और हम आपको बता दे रहे हैं, हम इसमें क्या है केवल जीके जीएस का टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, जितने भी जीके जीएस क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन्हीं सब का टॉपिक कवर करेंगे। और मैथ का जो है क्वेश्चन आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आएगा तो उसका भी टॉपिक करवा दिया जाएगा। तो पहले आज हम क्या करेंगे, जीके जीएस का ही पोर्शन लेकर चलेंगे। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है। हमको बताना है कि किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है। इसका ऑप्शन है केरल हो गया आपका, महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा हो गया, या गुजरात। तो गुजरात राज्य की तटरेखा की मुख्य भूमि से तटरेखा जो है सबसे लंबी होती है। इसके बारे में देख लेते हैं। भारत की तटीय सीमा की लंबाई 7516.6 किमी है। भारत की तटरेखा की पर कुल कितने राज्य हैं, 9 राज्य हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, इन राज्यों में सबसे अधिक तटरेखा की लंबाई गुजरात राज्य की है। ठीक, गुजरात राज्य की लंबाई कितनी है, 1214.70 किमी, ये हो गई गुजरात की लंबाई। इसी की तरह हम आगे देखते हैं। उसके साथ महाराष्ट्र की अगर बात करें तो ये कितना दिया गया है, 652.60 किमी। केरल की बात करें तो 569.70 किमी और उड़ीसा की बात करें तो 476.70 किमी दिया गया है। ठीक है, यानी सबसे लंबी तटरेखा किसकी है, गुजरात की है। ठीक है, और क्रमागत की बात करें तो गुजरात पहले नंबर पर हो गया, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर, केरल तीसरे नंबर पर और उड़ीसा आपका चौथे नंबर पर हो गया। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या दिया गया। अगला प्रश्न आपके क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि नहीं जा सकती। हमको बताना है कि किस माध्यम में ध्वनि नहीं जा सकती है, इसको बताना है। इस्पात में नहीं जा सकती, निर्वात में नहीं जा सकती, वायु में नहीं जा सकती, या दूध में नहीं जा सकती। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका क्या, निर्वात में। निर्वात में ध्वनि नहीं जा सकती। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ध्वनि एक प्रकार का कंपन या विक्षोभ है जो ठोस, द्रव या गैस से होकर संचारित होती है। ध्वनि तरंगों के रूप में गमन करती है। ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम की प्रत्यस्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। ध्वनि की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। गैसों में ध्वनि अत्यंत धीमी गति से, द्रव में तीव्र गति से और ठोसों में तीव्रतम गति से गमन करती है। ठीक है, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती। ठीक, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड, जल में 483 मीटर प्रति सेकंड तथा लोहे में 5130 मीटर प्रति सेकंड की होती है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखें आगे क्या दिया गया। आगे प्रश्न में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। ठीक है, तो ये है आपका जोजिला दर्रा। ठीक है, जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। इसके बारे में देख लेते हैं। किसी पर्वत या पहाड़ी में स्थित अनुप्रस्थ संकरी द्रोणी व निचला भाग जिससे होकर स्थल मार्ग गुजरता है उसे दर्रा कहा जाता है। अब देखते हैं आगे कि कौन सा दर्रा किसे जोड़ रहा है। देखिए इसमें दिया गया क्या, जोजिला दर्रा जो है कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में स्थित है और यह श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। ठीक है,
यहाँ पर देखिए कहाँ पर स्थित है वह भी दिया गया है और किसे जोड़ता है ये भी दिया गया है। बड़ा लाचा दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है और यह क्या करता है, लेह और मंडी को जोड़ता है। नाथुला दर्रा आपका कहाँ पर स्थित है, सिक्किम में है। सिक्किम और दक्षिण तिब्बत में चुम्बी घाटी को जोड़ता है, ठीक है। जयलेपला दर्रा की बात करें तो यह सिक्किम में स्थित है और ये किसको जोड़ता है, सिक्किम को तिब्बत से स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है, ठीक है। सिक्किम को तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्रों से जोड़ता है, कौन सा, जयलेपला दर्रा। अब यहीं पर देखिए क्वेश्चन किस टाइप का बनता है, जैसे दे दिया गया कि जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में। बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में। नाथुला दर्रा जो है आपका सिक्किम में। जयलेपला दर्रा कहाँ पर है, सिक्किम में है। ये राज्य भी पूछ सकता है और किसको किससे जोड़ता है ये भी पूछ सकता है, तो आपको हमें ये सब कंठस्थ करना होगा। अभी अन्य दर्रे हैं जो किससे मतलब किस राज्य में स्थित हैं और कहाँ से किसको जोड़ते हैं, इन सब के बारे में हम आपको एक वीडियो बना देंगे। उसमें संपूर्ण दर्रे के बारे में, झील के बारे में, पर्वत पठार के बारे में आपको बता दिया जाएगा, ताकि आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या दिया गया है, द टर्म सेरिकल्चर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब हमको बताना है कि सेरिकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ठीक है। मछली पालन से है, रेशम की खेती से है, पक्षी पालन से है या मधुमक्खी पालन से है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो सेरिकल्चर होता है यह रेशम की खेती से यानी सिल्क फार्मिंग से संबंधित है, ठीक है। अब सिल्क फार्मिंग से संबंधित है तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि अन्य जो हैं वो किससे संबंधित हैं। सेरिकल्चर का मतलब होता है कि रेशम कीट पालन का अध्ययन, ठीक है। पीसी कल्चर से संबंधित कौन सा होता है, मत्स्य पालन का अध्ययन। एपी कल्चर के अंतर्गत कौन सा किया जाता है, मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और एवी कल्चर जो है आपका ये किससे संबंधित है, पक्षी पालन से संबंधित है, ठीक। इतना याद रखना होगा। और भी अन्य जो है कल्चर्स हैं जिसके बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं, हमारे पर वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे कौन सा क्वेश्चन दिया गया है इसको देख लेते हैं हम। आगे दिया गया है क्या, इन विच सिटी वाज द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 हेल्ड, मतलब खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 किस शहर में आयोजित किए गए थे, हमको ये बताना है। कोलकाता में किया गया था, चेन्नई में किया गया था, बेंगलोर में किया गया था या गुवाहाटी में किया गया था। तो ये है आपका इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा, गुवाहाटी में होगा, ठीक है। ये गुवाहाटी में किया गया था। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स भारत सरकार द्वारा खेलों में छात्रों के हुनर को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है। 10 से 22 जनवरी 2020 के मध्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स का तीसरा संस्करण जो है गुवाहाटी में यानी असम में आयोजित किया गया था, ठीक है। गुवाहाटी कहाँ पर किस राज्य में है, असम में है, ये आपको यहाँ से जानकारी मिलेगी। आयोजन भारत सरकार के खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय द्वारा असम सरकार के सहयोग से हुआ था, ठीक। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि इस बार 2 नए स्पर्धाओं लॉन बॉल और साइकिलिंग भी शामिल हुई, ठीक है। आगे देख लेते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 की पदक तालिका में शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से थे। महाराष्ट्र था आपका 256 पदक, हरियाणा था 200 पदक, दिल्ली था 122 पदक। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे सत्र का आयोजन हरियाणा में किया जाएगा, ठीक है। यानी ये पिछला क्वेश्चन था। अब हम आगे चलते हैं। अगर बात करें अपने अगले क्वेश्चन की तो इसमें दिया गया क्या, सामान्यतः केंद्रीय प्रवृत्ति को मापने में सबसे उपयुक्त औसत मान क्या होता है। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा इसका माध्य, ठीक है। सामान्यतः केंद्रीय प्रवृत्ति को मापने में सबसे उपयुक्त औसत मूल्य माध्य होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, देख लेते हैं आगे क्या दिया गया है। देखिए ये सब जो क्वेश्चंस हम आपको सॉल्व करा रहे हैं ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सब हैं। इसमें हम केवल मैथ को छोड़ रहे हैं और बाकी सब टॉपिकों को कवर करेंगे। और जो आपका मैथ रह जा रहा है आपको पीडीएफ दे दी जाएगी सॉल्यूशन के साथ, आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप कहेंगे तो हम पीडीएफ उसका भी सॉल्व करा देंगे। लेकिन फिलहाल हमें इसमें क्या मजबूत करना है, जीके जीएस मजबूत करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं और आपको अगर क्वालिफाई करना है तो जीके जीएस आपको बहुत ही मजबूत करना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या दिया गया। अगला प्रश्न कह रहा है क्या, महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी शामिल है, हमको ये बताना है। चलिए देख लेते हैं। इसके ऑप्शंस दिए गए हैं क्या, भारत पर्यटन विकास निगम, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, कोचिन शिपयार्ड या कोल इंडिया लिमिटेड। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका क्या, कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। वर्तमान में भारत में 10 महारत्न कंपनियां, 14 नवरत्न कंपनियां और 73 मिनी रत्न कंपनियां हैं। भारत की महारत्न कंपनियां कौन कौन सी हैं, चलिए इसको हम देखते हैं। देखिए ये भारत की 10 महारत्न कंपनियां जो दी गई हैं, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, भारतीय इस्पात प्राधिकरण, कोल इंडिया लिमिटेड, भारतीय तेल निगम, भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये सब क्या है, 10 महारत्न कंपनियाँ हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं हम अगले प्रश्न में क्या दिया गया है।
अगला प्रश्न हमारा दिया गया है क्या, भारत के किन दो शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है? अहमदाबाद और सेंट्रल मुंबई सेंट्रल, हजरत निजामुद्दीन और झांसी जंक्शन, पुरी और हावड़ा जंक्शन, या नई दिल्ली और वाराणसी जंक्शन। तो जो आपकी है कौन सी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है कहाँ, नई दिल्ली, एक मिनट, नई दिल्ली और वाराणसी जंक्शन पे, ठीक है। यहाँ से इसकी दूरी तय होती है, ये इनके बीच चलती है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से देख लेते हैं। देखिए इसमें कहा गया है क्या, वंदे भारत यानी T18 एक भारतीय सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, ठीक है। यह भारत की पहली इंजन रहित ट्रेन है जो पूर्ण रूप से भारत में डिजाइन और निर्मित है। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस वर्ष 2019 में नई दिल्ली से वाराणसी जंक्शन के बीच चली। दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस जो है दिल्ली और माता वैष्णो देवी कटरा के बीच चल रही है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं कि आगे क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है क्या, विश्व कला की पटचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी लोकप्रिय कला है? उड़ीसा, राजस्थान, हमको बताना है कौन से राज्य की है। आगे देखते हैं, बिहार या आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा, ठीक है। चित्रकला की पटचित्र शैली उड़ीसा के मध्य सबसे पुराने एवं लोकप्रिय रूपों में एक है। पटचित्र का नाम संस्कृत शब्दों पट यानी कैनवास या कपड़ा और चित्र मतलब चित्रण करना से लिया गया है। पटचित्र कैनवास पर की जाने वाली ऐसी चित्रकला है जिसमें समृद्ध रंगों का प्रयोग, रचनात्मक रूपांकन और डिजाइनों तथा सरल विषयों का चित्रण किया जाता है, ठीक है। इस चित्रकारी पर में जगन्नाथ मंदिर का चित्रण, कृष्ण लीला का चित्रण और तथा भगवान विष्णु के 10 अवतारों का चित्रण प्रमुख है। ध्यातव्य है कि पटचित्र शैली को भौगोलिक संकेतक प्राप्त है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं आगे प्रश्न में क्या दिया गया है। आगे प्रश्न में कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? हमको बताना है कि सबसे युवा राष्ट्रपति कौन से। ऑप्शन में दिया गया है नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इसका जो है ऑप्शन ए एकदम सही जवाब होगा, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी भारत के छठे राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक रहा। ये भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध निर्वाचित हुए। 64 वर्ष की उम्र में भारत के राष्ट्रपति बनने वाले नीलम संजीव रेड्डी सबसे युवा राष्ट्रपति भी थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या दिया गया है। आगे प्रश्न में दिया गया क्या, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो अगर हम बात करें कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, देखिए गेट की बात करें तो GATE ये बनाया जा सकता है, ठीक है। हेड की बात करें तो H भी है आपका, ATE ये भी बनाया जा सकता है। रेट की बात करें तो RATE ये भी बनाया जा सकता है। ग्रांट, अगर हम बात करें ग्रांट की तो G है आपका, R है आपका, U है आपका, N तो नहीं है। तो यानी यही जो है ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, यानी N नहीं, इसमें नहीं दिया गया है कहीं पर, तो ये नहीं बनाया जा सकता। आगे चलते हैं, आगे क्या दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। पेडियाट्रिक्स का मतलब होता है कि बाल चिकित्सा के अंतर्गत विद्या चिकित्सा के अंतर्गत बालकों का अध्ययन, मतलब बालकों के विद्या का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें किसका उपयोग किया जाएगा, बच्चों का, ठीक है। और न्यूरोलॉजी का मतलब होता है कि मतलब मस्तिष्क का अध्ययन, ठीक है। तो इसमें किसका प्रयोग होगा, इससे किससे संबंधित होगा, मस्तिष्क से, ठीक है। न्यूरोलॉजी का मतलब होता है कि तंत्रिका तंत्र यानी मस्तिष्क के अंगों का अध्ययन किया जाता है, तो ये मस्तिष्क से संबंधित होगा, ठीक है। और पेडियाट्रिक्स का मतलब होता है, हम इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है क्या, जिस प्रकार पेडियाट्रिक्स का मतलब होता है बाल चिकित्सा विद्या, ठीक है, के अंतर्गत बच्चों का इलाज किया जाता है, उसी प्रकार न्यूरोलॉजी यानी तंत्रिका विज्ञान के अंतर्गत किसका मतलब इलाज किया जाएगा, मस्तिष्क का इलाज किया जाता है, ठीक। आगे चलते हैं, देख लेते हैं आगे क्या दिया गया है। आगे दिया गया है आपका, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेड क्वार्टर कहाँ स्थित है? तो ये है आपका हेग में, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या दिया गया है। आगे प्रश्न में दिया गया गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये आपका स्थित है एशिया महाद्वीप में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे चलते हैं, आगे प्रश्न में आपको दिया गया क्या, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? हमको बताना है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है। तो ये है आपके कल्हड़। राजतरंगिणी कल्हड़ द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। इसे कश्मीर का इतिहास वर्णित है, ठीक है, जो महाभारत की शैली पर आधारित है। इसकी रचना 12वीं शताब्दी के आसपास मानी जाती है। राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? 8 तरंग हैं। इसके प्रथम 3 तरंग में राजवंशों को सूची दी जाती है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया है। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है,
उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यहाँ पर दिया गया है BZA, ठीक, ADYC, FXE, HWG, ठीक है, हमको बताना है क्या। अब यहाँ पर देखिए B से D पर जाने में कितने का अक्षर का अंतर हो रहा है, +2 कर रहे हैं, ठीक है। D से F में जाने में +2 कर रहे हैं, E से H में जाने में +2 कर रहे हैं, ठीक है। +2 करेंगे तो हम H तक पहुँचेंगे। इसी तरीके से हम मतलब हर एक अंक में +2 कर रहे हैं, लेकिन जो बीच वाला अंक है +-1 कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से W से अगर हम -1 घटाएंगे, अब पहले H में +2 करेंगे, HIJ, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, आपको बताना है कि यहाँ पर क्या होगा, J होगा, ठीक है। इसके बाद इसमें W में -1 करेंगे तो V हो जाएगा, और G में +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, I हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर D इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, JVI। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या दिया गया। हमको बताना है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। तो ये है आपका क्या, ऑफ जापान, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंगों में से एक है, जिसका उत्तरदायित्व तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, ठीक है। देख लेते हैं थोड़ा सा आगे। अगर हम बात करें अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्षों के लिए करती है। चीन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, रूस सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं, ठीक है। ये सब कौन से हैं, अस्थायी सदस्य की श्रेणी में आते हैं। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या दिया गया है। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें क्या दिया गया है, क्या लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो ये होती है आपकी कितनी, 552, ठीक। इसको विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 552 होती है, कितनी निर्वाचित होते हैं। इसको देख लेते हैं। लोकसभा जनता की सभा है तथा इसके सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा चुने जाते हैं। इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। इसमें से अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्र से और अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जा सकते हैं। एवं राष्ट्रपति जो है आंग्ल भारतीय वर्ग के अधिकतम 2 सदस्यों को मनोनयन करता है, ठीक। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या दिया गया। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। हमको ये बताना है कि किस सिख गुरु ने जो है खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो ये है आपके कौन से, श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने, ठीक है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। आगे चलते हैं, देखें आगे प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है जबकि चौथा असंगत है। असंगत शब्द का चयन करें। चाक, मार्कर, पुस्तक, पेन, ठीक। देखिए इसमें असंगत कौन सा है, पुस्तक। 1 मिनट, पुस्तक जो है आपका संगत हो जाएगा। चाक से भी लिखा जाता है, मार्कर से भी लिखा जाता है, पेन से भी लिखा जाता है, लेकिन जो पुस्तक है उस पर लिखा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। हमको बताना है कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। लड़कियों में आत्मरक्षा कौशल विकसित करने की योजना। 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए साइकिल प्रदान करने वाली योजना। आगे देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है। बालिकाओं के लिए एक लघु जमा योजना या महिलाओं को रोजगार देने वाले कौशल प्रदान करने की योजना है। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब होगा, यानी बालिकाओं के लिए एक लघु जमा योजना है, ठीक, सुकन्या समृद्धि योजना। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या दिया गया है। आगे दिया गया है क्या, कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है। तो CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है उसका CPU जो है उसका कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। आगे चलते हैं। इसमें देखिए GK GS के जितने भी क्वेश्चन है सब कवर हो गए हैं। आपका बचा क्या है, मैथ का बचा है और रीजनिंग का बचा है। इसका भी हम अलग से वीडियो बना देंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जो भी कमी हो जा रही है वो आप हमें, यानी आपको जो भी बात समझ में नहीं आ रही है आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारी पूरी टीम आपका सहयोग करेगी, ठीक है। चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।